हेलो दोस्तों, आप सभी को एग्ज़ाम रिजल्ट के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम सीटेट पेपर 1 में पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। आप देख सकते हैं कि सीटेट पेपर 1 में आप 18 नवंबर 2012 का यह क्वेश्चन पेपर है और देख सकते हैं कि यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 18 नवंबर 2012 को यह प्रश्न पूछा गया है। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बना लेते हैं तो निश्चित तौर से आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन होते हैं जो परीक्षा में रिपीटेशन होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से आपका क्या होगा, पढ़ने से आपकी तैयारी, आपकी बेसिक तैयारी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। तो इसी को देखते हुए आज हम सीटेट पेपर 1 की पर्यावरण अध्ययन ईवीएस, जो कि आपका 30 नंबर से प्रश्न पूछे जाते हैं ईवीएस से, तो उसी ईवीएस का क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इससे पहले हम सीडीपी पढ़ा चुके हैं, वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। आज शुरुआत करेंगे हम सीडीपी से, ठीक है। तो चलिए सीडीपी का जो क्वेश्चन है आपका, जो कि 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन जो कि लिखा हुआ है आपका ईवीएस है, क्लास 1 to 5 का ईवीएस, ठीक है, जो कि 2012 में पूछा गया प्रश्न है प्रीवियस ईयर। चलिए शुरुआत करते हैं। पर्यावरण अध्ययन ये आपका ईवीएस है, जो कि प्रीवियस ईयर 2012 में पूछा गया प्रश्न है, पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं प्रीवियस ईयर पर्यावरण के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईवीएस का। पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना और क्या है, सहायता करता है। तो यह किसकी सहायता करता है? यह आपका सहायता करता है शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में, ठीक है। ये भी नहीं होगा, राइट ऑप्शन ये गलत है। पहला है पाठ को अनुदायी और रोचक बनाने में, ये भी गलत है। स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति की खोजने और कल्पनाओं करने की योग्यता को बढ़ावा देने में, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना, सहायता करना है। यह आपका किसका, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पनाओं करने की योग्यताओं को बढ़ावा देने में, ठीक है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही इसका ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर, यहाँ पर अगला प्रश्न है आपके सामने ईवीएस का, जो कि 2012 में पूछा गया प्रश्न है। सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। तो यह करता है आपका उच्च उपलब्धि और स्व गरिमा, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, उच्च उपलब्धि और स्व गरिमा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह डैश के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो यह संकेत करता है आपका व्यक्तिगत विभिन्नताओं के, ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के ओर संकेत करता है, ठीक। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छर से फैलता है। तो मच्छर से आपका डेंगू भी फैलता है, मलेरिया भी फैलता है, चिकनगुनिया भी फैलता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये सभी आपका मच्छर से फैलने वाला रोग है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है, देखिए प्रश्न है दिया हुआ। प्रश्न है, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए, ठीक है। ऑप्शन ए है, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। सही बात है, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, ये बात सही है। दूसरा, नाग, जो कि जिसको हम कहते हैं कोबरा, जहरीले सांप का एक प्रकार है। उसके बाद है आपका अगला ऑप्शन क्या है, ये भी सही बात है कि नाग जो है ना, जिसको कोबरा कहते हैं, ये आपका विषैले सांप है। ये भी आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही है। अगला ऑप्शन चेक करते हैं, अगला ऑप्शन क्या कहता है। अगला है आपका, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत
होते हैं जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है, ये गलत बात है। ठीक है, जहरीले सांप के 2 खोखले दांत होते हैं। ठीक है, जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से शरीर को उसके शरीर में चला जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन डी कहता है सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से बनाई जाती है। सही बात है। सांप की कांटे की दवाई जो है या सांप की जहर यानी जिसको सीरम कहते हैं, उसी जहर से यह दवाई बनाई जाती है। ठीक है, तो जब सांप के जहर से ही सांप काटने की दवाई बनाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। सीरम जो दवा होती है सांप काटने के बाद जो मरीजों को दिया जाता है सीरम दवा, यह दवा जो है सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी भी सही है। तो इस तरह से जो है ना आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, ए बी डी, तीनों ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन 3 हो जाएगा ए बी और डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से सही अभिलक्षण चुनिए। तो पेट्रोलियम जो है ना बदबूदार होता है, गाढ़ा होता है, गहरे रंग का तेल होता है। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम का अभिलक्षण क्या है, वह बदबूदार होता है, गाढ़ा होता है, गहरे रंग का क्या होता है, तेल होता है। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बदबूदार, गाढ़ा, गहरे रंग का तेल। यह पेट्रोलियम का क्या था, अभिलक्षण था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। तो देखिए, मधुबनी पेंटिंग जो आपका बिहार के मधुबनी ज़िले में जो बनाई जाती है, मधुबनी पेंटिंग जो प्रसिद्ध है मधुबनी ज़िले में, मधुबनी पेंटिंग, तो ये मधुबनी पेंटिंग जो है इसमें चित्र बनाने के लिए किस चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें पीसे हुए चावल के रंगीन घोल। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग में मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकार जो है ये आपका पीसे हुए चावल के रंगीन घोल का प्रयोग करते हैं। और मधुबनी पेंटिंग आपका बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया मुख्यतः डांस की समस्या के साथ संबंधित है। तो डिसलेक्सिया जो होता है अपने पढ़ने संबंधी समस्या से संबंधित होती है। ठीक है, पठन संबंधी समस्या से संबंधित आपका यह डिसलेक्सिया होती है। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, पढ़ने। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को डैश उपलब्ध कराना चाहिए। देखिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को यह जो है आपका प्रकरणों में अंतर्निर्मित, ठीक है, प्रकरणों में अंतर्निर्मित उपलब्ध कराना चाहिए। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकरणों में अंतर्निर्मित। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को, तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को क्या करना चाहिए बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, विशेषता प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। यही होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका डैश का प्रयोग करना है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका ये आपका है पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोर्टफोलियो। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है, एक शिक्षक पढ़ाते समय सर्वदृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ए अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है, डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां है। तो ये आपका हो जाएगा डैश के अलावा। ठीक है, डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने। ठीक है, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अलावा जो है निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियाँ है। ठीक है, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अलावा पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियाँ है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है डैश के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल है। तो ये शारीरिक गठन के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल होता है। आपका शिक्षा की गुणवत्ता शामिल होती है, पौष्टिकता की गुणवत्ता शामिल होता है, संस्कृति शामिल है बच्चे के विकास में, लेकिन शारीरिक गठन जो है ये बच्चे के विकास के लिए क्या है या वातावरणीय कारकों में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा शारीरिक गठन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है। प्रश्न कहता है कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है, ठीक है, जब शिक्षक बच्चे के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पास रूप में निहित उद्देश्य है डैश को बढ़ावा देना। तो ये आपका है ज्ञान का सहसंबंध एवं हस्तांतरण, ठीक है। ये नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा आपका व्यक्तिगत भिन्नताओं, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चे को ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पनाओं के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पास निहित उद्देश्य है डैश को बढ़ावा देना। तो ये आपका होगा ऑप्शन 3 हो जाएगा ज्ञान का सहसंबंध एवं हस्तांतरण, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इस आयोजन का उद्देश्य के साथ किया गया इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, ठीक है। और इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था, ठीक है। और आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त होगा बताइए। तो ये आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कांसा के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। तो कांसा जो होता है यह तांबा जिसको कॉपर कहते हैं तथा टीन की मिश्र धातु होती है, ठीक है। कांसा जो है यह तांबा तथा टीन की मिश्र धातु है, ठीक है। तो तांबा और टीन की मिश्र धातु से क्या बना हुआ है, कांसा बना हुआ है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांसा जो है ना एक इसका मिश्र धातु है तो कॉपर और टीन का। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर तथा टीन की मिश्र धातु। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा की निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह डांस के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। तो ये होगा अपसारी चिंतन। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन के माध्यम से वह सीखती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अलवुर्नी जिस देश से आया था उसका नाम है। तो अलवुर्नी जिस देश से आया था उसका नाम था उज्बेकिस्तान, ठीक है। उज्बेकिस्तान से अलवुर्नी आया था। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिए हुआ प्रश्न है नीचे किसी एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के लिए रेलवे टाइम टेबल का कुछ अंश दिया गया है, ठीक है। स्टेशन का नाम है, पहुंचने का समय है, प्रस्थान का समय है, दूरी किलोमीटर में दिया हुआ है, दिन भी दिया हुआ है, ठीक है। सूरत, तो सूरत जो है यह स्टेशन का नाम है। आप पहुंचने का समय 16:15 या ट्रेन का। प्रस्थान का समय है 16:20 से खुलती है 4:20 पर, ठीक है। दूरी किलोमीटर है आपका 530 किलोमीटर है, समय लगता है 1 दिन। तो यहाँ पर कहता है क्वेश्चन आपका कि उपयुक्त सूचना के आधार पर सूरत और मरगांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय क्रमशः है। तो देखिए सूरत जो है इसकी दूरी है आपका 530 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है 530 किलोमीटर दूरी है आपका सूरत का, और मरगांव की दूरी है आपका 1509 किलोमीटर। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो घटा देंगे 1509 में से जब आपका 530 को घटाइएगा तो यहाँ पर घटकर कितना हो जाएगा आपका 979 हो जाएगा। तो दोनों के बीच की यानी सूरत और मरगांव के बीच की दूरी हो गया 979 किलोमीटर, और समय कितना लगेगा 15 घंटे 15 मिनट। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा 979 किलोमीटर 15 घंटे 15 मिनट।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकताएं वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपयुक्त पब्लिक स्कूल में निम्न में से किसका अनुपालन करता है? तो यह अनुपालन करता है आपका समावेशी शिक्षा का। ठीक है, समावेशी शिक्षा में क्या है कि सभी वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा समावेशी शिक्षा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से सरल उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण जिसमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है, उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए जो नीचे दिए गए हैं क्या है? आप पढ़िए एक एक ऑप्शन को। हम पेन की नोक और कागज़ के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं, तो सही बात है। हम फर्श पर हमारे पैरों के घर्षण के कारण चल पाते हैं, तो ये गलत बात है। ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस लौटती है। ठीक है, हाँ, तो सही बात है कि ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई कोई गेंद जो होता है वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हमारे पास वापस लौटती है, तो यह बात सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑप्शन डी है, घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं, ये गलत है। ठीक है, तो इनमें से सही उदाहरण कौन होते हैं? इनमें से सही उदाहरण आपका होगा ए, बी और सी। ठीक है, ए, बी और सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। हम पेन की नोक और कागज़ के बीच घर्षण होने के कारण लिखते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट है। उसके बाद आपका बी भी सही होगा। आपका बी भी सही होगा। हम फर्श पर हमारे पैरों के घर्षण के कारण चल पाते हैं, ये भी सही बात है। और अगला है कि ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे क्या है पास वापस लौटती, तो ऑप्शन सी भी इसका सही है। तो ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, और ए, बी, सी इसका सही होगा, यानी ऑप्शन 3 ए, बी, सी। ठीक है, ए, बी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया प्रश्न है, एक पश्मीना शॉल लगभग 10 साधारण स्वेटर के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने हेतु 10 घंटे का समय लगता है। तो एक पश्मीना शॉल लगभग जो है आपका 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देती है। ठीक है, 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है एक पश्मीना शॉल में, और इस पश्मीना शॉल को बनाने में लगभग 250 घंटा का टाइम लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा 6 स्वेटर 250 घंटा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया प्रश्न है कि सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? तो ये आपका उसका शिक्षिका जो है ये आपका समूह में चर्चा, समूह परियोजना आदि का प्रयोग कर रही है उसकी शिक्षिका। तो शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा भाषा निर्देशित सीखना। ठीक, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि नेफ्थिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़ों, मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। तो हमारे देश में यह जो नेफ्थिस जो पौधा होता है, ठीक है, जिसको घटपर्णी कहते हैं, तो यह हमारे देश में मेघालय राज्य में पाया जाता है। ठीक है, नेफ्थिस एक ऐसा पौधा जो मेढकों और कीड़ों मकोड़ों जैसे और चूहे जैसे छोटे जीवों को जो है ना अपने अंदर फांस कर खा जाता है। और यह पौधा हमारे देश में जो है ना किस राज्य में पाया जाता है? मेघालय में। याद रखिएगा, मेघालय में पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है, उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। तो ग्रीस, कोयला और पैराफिन ये सब एक है, लेकिन पेट्रोल जो है आपका सबसे भिन्न है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोल। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बिहार के गाँव में बहुत से किसान, ठीक है, बिहार के गाँव में बहुत से किसान क्या करते हैं बताइए? तो बिहार के गाँव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए, ठीक है,
मधुमक्खी पालकर शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय, तो मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय जो होता है ये आपका अक्टूबर से दिसंबर होता है, ठीक है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा अक्टूबर से दिसंबर। और मधुमक्खी पालन जो है ना बिहार के बोचहा जिला में सबसे अधिक होती है, याद रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के प्रयोग करने से मृदा क्या हो जाती है, तो बंजर हो जाती है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा बंजर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषता चुनिए। तो लेह और लद्दाख की मकान जो होती है ये आपका निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद जो है पेड़ों के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, ये गलत है। निचले पत्थर मिट्टी और चूने से बनी दीवारें और लकड़ी के फर्श होते हैं। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, बी और डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषता कह रहा है, ठीक है। तो लेह और लद्दाख के यहाँ पर ये लकड़ी के फर्श नहीं होता है, ठीक है। उसका पेड़ के तनों से बनी लकड़ी के ढालू छत ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषता चुनिए। तो पेड़ के तनों से बनी लकड़ी के ढालू छतें होते हैं, ये नहीं होता है। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होता है, सही बात है। पत्थर मिट्टी और चूने से बनी दीवारें, सही है। लकड़ी के फर्श होती है, लकड़ी के फर्श ये सही है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, सी, डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। तो तरुण भारत संघ नामक समूह जो है यह संबंधित है आपका पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने में, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से 2012 में जो ईवीएस का क्वेश्चन पूछा गया था आपका सीटेट पेपर 1 में, वो सभी प्रश्न को पढ़ा दिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन पढ़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले ईयर में पूछे गए क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।